चलो और बताओ। बैठो बैठो बैठो। और कैसे हैं? टॉपिक दीप हो गया, आपका दीप भी हो गया और आपका नदियां थी वो भी हो गई। अब आप जो वो कौन सा टॉपिक है? हाँ, मैं बता रहा था कि मैदान कराऊंगा। मैदान और आपके पठार हैं उन्हें कराऊंगा। तो आज का जो हम टॉपिक ले लेते हैं मैदान, जो नदियों के द्वारा जो मैदान बनते हैं उनका टॉपिक ले लेते हैं। जितने भर मैदान बने हैं हमारे यहाँ दो प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे। हाँ पहला क्वेश्चन बताइए, कौन सा क्वेश्चन है? इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम से निकलती है? इंदिरा गांधी जो नहर निकलती है वो दो नदियों के संगम से निकलती है। एक तुम्हारी होती है ब्यास नदी और एक आती है आपकी सतलज नदी। इन दोनों की सतलज नदी, यहाँ एक बैराज बनता है, हरके बैराज। वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका, आगे बोलो, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है ये हमारी भारत की मुख्य भूमि है। और ये तुम्हारा अंडमान निकोबार है, ये तुम्हारा उत्तरी निकोबार है, लिटिल निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है। यहाँ हमारा बिंदु है। अगर भारत के बारे में पूछने के लिए आए तो भारत में पूछने के लिए ये बिंदु है हमारा, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। मगर मुख्य भूमि का पूछा है तो ये है आपका कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन, ये कौन सा है? कैप कोमोरिन। कहाँ पर है? तमिलनाडु क्षेत्र में। आगे और बताइए, अगला क्वेश्चन बोलिए आप, कौन सा है? सरक्रीक जो विवाद है वो आपको मैंने बताया तो था। सरक्रीक विवाद यहाँ क्षेत्र है। ये जो सरक्रीक वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच का विवादित क्षेत्र है। और कौन सा है बताइए अगला? गंगा के पानी शुद्धिकरण के लिए गंगा के पानी में कौन सा वायरस जो पाया था? बैक्टीरियफेज। बैक्टीरियफेज। गंगा के पानी में एक वायरस पाया जाता है, इसका नाम है बैक्टीरियफेज, जिसके कारण गंगा का पानी खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन और बताइए, गंगा भारत के कितने राज्य? गंगा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूके, यूपी, फिर आपका बिहार, फिर आपका झारखंड और उसके बाद है वेस्ट बंगाल। 5 राज्यों से गुजरती है। हाँ तो ये तो मैंने जो पिछले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन किए थे वो हैं। अब आते हैं हम किस पर? भारत में जो मैदान, भारत में जो नदियों के द्वारा जो मैदान बनते हैं, भारत में जो नदियों के द्वारा जो मैदान बनते हैं उनके बारे में। जो भारत के मैदानी क्षेत्र, भारत के मैदान, और ये कौन से मैदान है? जो नदियों के द्वारा बनते हैं।
ये जो मैदान होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैदान होते हैं? केंद्रीय मैदान, लिखिएगा, केंद्रीय मैदान और तटीय मैदान। केंद्रीय मैदान, साथ के साथ लिखते चलो, केंद्रीय मैदान, तटीय मैदान। केंद्रीय मैदान और तटीय मैदान। केंद्रीय जो मैदान होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा, लाए गए अवसादों से। अवसादों से किससे बनते हैं? अवसादों से, मतलब अवसादों के जमाव से। जमाव लिख लो, अवसादों के जमाव से। ये जो मैदान अब आता, ये जो केंद्रीय मैदान किससे बनते हैं? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के से। ये जो मैदान होते हैं ये दो प्रकार के मैदान हैं। तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, ये कौन सा भाग है? मैंने एक बार आपके लिए बताया था कि ये जो हमारा जो क्षेत्र है, ये क्या है? समुद्र, और ये भी समुद्र। इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तटीय मैदान कौन से होते हैं? तटीय मैदान वो होते हैं जो समुद्र के सहारे, मतलब समुद्र के से सटे हुए होते हैं। और ये कौन सा एरिया है? अरब सागर। अरब सागर। और ये क्या है हमारा? पश्चिमी तटीय, पश्चिमी घाट। और ये है हमारा पूर्वी घाट, जो मैंने एक बार मैंने दोनों को बता दिया है। पूर्वी घाट, ये जो क्षेत्र है ये क्या है? ये तटीय मैदान है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है, और ये पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान है। अब देख लेते हैं आपके, इसको देखते हैं। पहले कॉपी कर लो थोड़ा सा। अब पहले इनको देखते हैं, तटीय मैदान, केंद्रीय मैदान। साथ साथ करते चलो, कॉपी करते चलो साथ के साथ। परेशान मत हुई, एक एक पॉइंट करा दूंगा आपके लिए। अब हमें एक हेड में डालो, जो मैदान है हमें, जो हमारे केंद्रीय मैदान है उनमें डालो। केंद्रीय मैदान जो है हमारे,
यहाँ नदी का उद्गम है। जब नदी का उद्गम होता है तो पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहती है नदी, तो पर्वतीय क्षेत्रों से जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो सबसे जो पहला वहां पर क्या करती है, मैदानी भागों में जो प्रवेश करती है तो सबसे पहले एक क्षेत्र बनता है। उस क्षेत्र को कहते हैं, अभी समझाऊंगा इसे, भाबर। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो एक और क्षेत्र बनता है जिसका नाम है तराई। और उसके बाद फिर और आगे प्रवेश करती है तो एक क्षेत्र बनता है बांगर। और उसके बाद ये और जब आगे प्रवेश करती है तो उसके बाद क्षेत्र बनता है खादर। और फिर यहां बनता है आपका डेल्टा। और यहां हो जाता है मोहाना। भाबर, तराई, बांगर, खादर और मोहाना, ये नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं। मतलब ये नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले कौन सा मैदान बनाती है, भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर। जो भाबर वाला जो एरिया है, वहां पर क्या करते हैं, जो नदियां हैं पूरी तरह से मतलब विलुप्त हो जाती हैं। अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाती हैं नदियां, तो छोटी छोटी जो नदियां हैं वो वहाँ पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है, ये जो क्षेत्र होता है पूरी तरह से यहाँ कोई कृषि नहीं होती है, बिल्कुल भी कृषि में पूरी तरह से यहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं और छोटी छोटी नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। जब यहाँ से आगे जब निकलते हैं, जब आगे जब बढ़ते हैं तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये जो एरिया है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। ये भाबर वाला एरिया है, इसमें लिखो जहां से नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। जहां से नदियां किसमें करती हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। आगे लिखो, इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। और ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ कृषि नहीं होती है। यहाँ कृषि क्या होती है, यहाँ कृषि नहीं होती है। यहाँ मतलब ये कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। कौन सा, ये भाबर क्षेत्र। मतलब नदियां इसमें क्या होता है, हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं छोटी छोटी नदियां। कृषि के लिए क्या है ये, मतलब विलुप्त, मतलब कृषि के लिए बिल्कुल मतलब अनुकूल क्षेत्र नहीं है। समझ रहे हैं। उसके बाद अगला जो क्षेत्र आता है हमारा तराई क्षेत्र आता है। हाँ देख लो, पहला जहाँ से नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, दूसरा इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और यहाँ कृषि नहीं होती। मतलब ये कृषि के लिए पूरी तरह से मतलब अनुकूल क्षेत्र नहीं है। अब आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या होता है, पानी में ठहराव, पानी में क्या होता है, ठहराव होता है। पानी में ठहराव, दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, मच्छरों की संख्या अधिक,
इसी वजह से यहाँ ज़्यादातर मलेरिया जो रोग है वो जो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ जो नदियाँ विलुप्त हो गई थी वो क्या होता है, यहाँ पर उजागर हो जाती हैं। नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर उजागर हो जाती हैं। नदियाँ उजागर हो जाती है। भावर वाले क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तराई वाले क्षेत्र में नदियाँ उजागर हो जाती हैं। उसके बाद आता है अगला क्षेत्र खादर। खादर क्या होता है, देखो दो नदियाँ होती हैं, ये भी अपने साथ अवसाद लेके आएगी, ये भी अपने साथ अवसाद लेके आएगी और ये भी लेके आएगी। और ये जो क्षेत्र है इसमें क्या अपना अवसाद इकट्ठा करती रहती है और ये क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब। तो ज़्यादातर जो मैदानी क्षेत्र क्यों कहाँ पाए जाते हैं, नदियों के बीच में जो अवसाद द्वारा बनाए जाते हैं उसी क्षेत्र में ये दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। ये जो खादर का एरिया है ये नई मिट्टी, यहाँ पर क्या होता है, नई मिट्टी पाई जाती है। मतलब हर साल नदियाँ पुरानी मिट्टी को अपने साथ ले जाती हैं और नई मिट्टी वहाँ पर छोड़ जाती हैं, नए अवसाद छोड़ जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है, ये नई मिट्टी है, जिससे ये जो मिट्टी है ये नई अवसादों का लगातार जमाव होता रहता है। पुराने अवसाद वहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं, चले जाते हैं और नए अवसादों का जमाव होता रहता है, तो नई मिट्टी वहाँ पाई जाती है। नई मिट्टी के जमाव के कारण ही, लिखिए, नई मिट्टी के जमाव के कारण ही नई मिट्टी के जमाव के कारण ही ये क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है। अधिक उपजाऊ मतलब नदियाँ पुरानी मिट्टी को वहाँ से ले जाती हैं और नई मिट्टी को वहाँ पर छोड़ जाती हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा बांगर क्षेत्र। ये बांगर क्षेत्र क्या होता है कि ऊंचा क्षेत्र होता है। क्या होता है, ऊंचा क्षेत्र होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पुरानी मिट्टी पाई जाती है। ये इस क्षेत्र से ऊंचा क्षेत्र होता है और यहाँ क्या है, पुरानी मिट्टी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं पुरानी मिट्टी, जिसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़। और ये होती है नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, और ये कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है, कम उपजाऊ होती है। उसके बाद डेल्टा आता है। डेल्टा होता है, नदी अपने अंतिम बिंदु पर बनाती है और ये भी अवसादों के जमाव से बनता है। अवसादों के जमाव से, और ये भी क्या होता है, उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ क्षेत्र। और उसके बाद नदी किसी अपना मुहाना बना देती है, या तो किसी नदी में
या किसी सागर में या किसी खाड़ी में अपना मुहाना बना देती है। तो कॉपी कर लो इसे। तो हो गया कॉपी। अब जो नदियों जो जितनी भी नदियां हैं उनके हम वो पढ़ लेते हैं। जैसे सिंधु नदी के मैदान है, सिंधु नदी के मैदान है। हेडिंग डालिए सिंधु नदी का मैदान। सिंधु नदी का मैदान, ये जो क्षेत्र है, इसका जो मैदानी क्षेत्र है, ये 3 राज्यों में है, जिसमें जम्मू कश्मीर, थोड़ा तेज लिखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये क्षेत्र कैसा है? देखो ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ उर्वरकता बहुत ज्यादा है। यहाँ उर्वरकता बहुत अधिक है, सिंचाई तंत्र बहुत अच्छा है। अच्छा है। अगला देखो, हरित क्रांति लागू यहीं की गई, क्योंकि जो हरित क्रांति थी, अलग से टॉपिक है हरित क्रांति वाला, जब मैं उसको बताऊंगा। हरित क्रांति क्योंकि उर्वरक क्षेत्र है, दूसरा सिंचाई के अच्छे साधन हैं, तो हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई? यहीं से की गई थी। अब क्या, रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग किया गया। कहां पर? यहीं पर। ज्यादा प्रयोग किया गया, इसी कारण से यहां उर्वरकता, इसी कारण से कम हो गई। मतलब सिंचाई के साधन अच्छे थे, उर्वरकता अधिक थी, और हरित क्रांति की जब शुरुआत करी तो सबसे ज्यादा रासायनिक खाद थे, उनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, यहाँ सबसे अधिक प्रयोग किया गया, और इसी कारण से इस क्षेत्र में क्या हुआ, उर्वरक क्षमता थी वो कम होती चली गई, ज्यादा रासायनिक जो खाद थे उनके प्रयोग के कारण। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और दोआब क्या होता है? मैदान होता है। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र क्या है? दोआब है, तो मतलब मैदान। तो पहला क्या बनता है हमारा? सिंध प्लस झेलम। सिंध और झेलम के बीच के, सिंध और झेलम जो नदी है उनके बीच में जो मैदान है
उसको हम जानते हैं सिंधु सागर दोआब के नाम से, मतलब सिंधु सागर मैदान, सिंधु सागर दोआब। उसके बाद झेलम, झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब नदी का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं हम चाल दोआब। चिनाब रावी, चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को, चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बीच का जो मैदान है उसको रचना दोआब। रावी प्लस ब्यास, रावी और प्लस ब्यास के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बारी दोआब, बारी। और ब्यास प्लस सतलज, ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं, ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को बिस्त दोआब। बिस्त दोआब। इस तरीका से ये जो मैदान किस किस के, सिंधु झेलम के बीच का मैदान है सिंधु सागर दोआब, झेलम और चिनाब के बीच का चाल दोआब, चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्ट दोआब। समझ रहे हैं, कॉपी करो इसे। चलो अब आगे लिखो गंगा नदी के मैदानी भाग। गंगा नदी के मैदानी भाग, गंगा नदी के मैदानी भाग 3 भागों में डिवाइड किए गए। इसमें पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा इसमें मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है इसमें निचला गंगा का मैदान। निचला गंगा का मैदान। ऊपरी जो गंगा मैदान है, पहले नंबर तो एक बात और समझ लीजिए कि ये जो मैदान है गंगा का, ये भारत का सबसे बड़ा गंगा मतलब नदियों द्वारा बनाया हुआ मैदान है, जिसे हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं, उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। ऊपरी जो गंगा का मैदान है ये क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है, और गंगा और गंगा की सहायक नदियों द्वारा बनाया गया हुआ पूरा मैदान है। मैंने गंगा पूरी बता दी है आपके लिए। उसके बाद ये जो मैदान है इसमें एक मैदान पड़ता है रोहिलखंड का मैदान। रोहिलखंड का मैदान, और रोहिलखंड का जो मैदान है वो राम गंगा नदी,
राम गंगा नदी और गोमती नदी के बीच का क्षेत्र है। राम गंगा नदी गोमती नदी के बीच का क्षेत्र है। राम गंगा नदी और गोमती नदी के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद आता है अवध का मैदान, जैसे दूसरा जो मैदान है ऊपरी गंगा में। अवध का मैदान, अवध का मैदान लिखो। गोमती नदी, गोमती नदी प्लस गोमती नदी और घाघरा नदी, गोमती नदी और घाघरा नदी के बीच का क्षेत्र है। गोमती नदी रोहिलखंड का मैदान ऊपरी गंगा मैदान में आता है। अवध का मैदान ऊपरी गंगा मैदान में आता है। उसके बाद आता है मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद मध्य गंगा मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें नंबर 1 लिखो। नंबर 1 लिखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। उसके बाद है बिहार का मैदानी भाग। दूसरा क्या है? बिहार का मैदानी भाग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है वो किस किस के बीच है? घाघरा प्लस गंडक नदी के बीच, घाघरा प्लस गंडक नदी के बीच में है। और बिहार का जो मैदान है इसको भी हम दो क्षेत्रों में बांटते हैं, दो क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। एक मैदान हो जाता है सारण का मैदान, और दूसरा हो जाता है मिथिला का मैदान। दूसरा क्या हो जाता है? मिथिला का मैदान। पहला हो गया सारण का मैदान, दूसरा हो गया आपका मिथिला का मैदान। सारण का जो मैदान है ये गंडक नदी प्लस बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, इन दोनों के बीच में सारण का मैदान गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी के बीच में स्थित है। और ये जो मिथिला का जो मैदान है, ये जो मिथिला का मैदान है बूढ़ी गंडक नदी और कोसी नदी के बीच, बूढ़ी गंडक नदी और कोसी नदी के बीच। उसके बाद आता है नीचला गंगा का मैदान। हाँ, ये सारण का मैदान है, सारण का, ये जो है सारण का मैदान, ये सारण और मिथिला। और नीचला जो मैदान है उसे बोलते हैं पूर्वी बंगाल का मैदान। ये आपकी है कोसी नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। महानंदा मैंने बताई थी कि ये जो ट्रिब्यूटरी है ये गंगा नदी की अंतिम ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपके गंगा नदी के मैदान हो गए, कॉपी करो इसे। तो हो गया कॉपी।
अब आता है आपका तटीय भारत का मैदान। तटीय भारत मैदान दो भागों में डिवाइड है। पहला है पश्चिमी तटीय भारत का मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। ये जो भाग है पश्चिमी तटीय मैदान का जो भाग है, मैं ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर के समथिंग है, और चौड़ाई है इसकी लगभग 80 से 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर। इसमें 3 मैदानी क्षेत्रों में बांटा गया है इसे, 3 मैदानी क्षेत्रों में, 3 मैदानी। उसमें पहला है आपका, यहाँ से शुरू होता है गुजरात से और गोवा तक का जो एरिया है, यहाँ इसे बोलते हैं कोंकण का मैदान, कोंकण का तटीय मैदान, तटीय क्षेत्र। ये किस किस के बीच है? तो गुजरात और गुजरात से गोवा था। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है यहाँ से, इसे बोलते कन्नड़, कन्नड़ का तटीय क्षेत्र। कन्नड़ का तटीय क्षेत्र यह है आपका गोवा से मंगलौर तक, मंगलौर तक। उसके तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरा उसे बोलते हैं मालाबार का तट। मालाबार का तटीय क्षेत्र। मालाबार का तटीय जो क्षेत्र है वो मंगलौर से, मंगलौर से, और ये है तुम्हारा कन्याकुमारी था। कन्याकुमारी था। 3 तट पाए जाते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में, 3 तट पाए जाते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में। गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलौर, मंगलौर से कन्याकुमारी, ये यहाँ था। उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी जो तटीय मैदान है इसकी अगर लंबाई देखी जाए तो लगभग 1300 किलोमीटर है। चौड़ाई देखी जाए तो इसकी 100 से 120 किलोमीटर के समथिंग है, 100 से 120 किलोमीटर के समथिंग है। यहाँ 2 तट पाए जाते हैं। एक पाया जाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार जो तट है वो है उड़ीसा से, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। और दूसरा जो तट पाया जाता है वो पाया जाता है कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु।
तो ये भारत के मैदानी क्षेत्र थे। हाँ, ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तरी सरकार तट, और ये यहाँ तक तमिलनाडु तक ओरोमंडल तक। हाँ, कॉपी करो, कॉपी। और कोई डाउट हो तो पूछो, डाउट पूछिएगा। हाँ, मिसमी पहाड़ियाँ हैं। जो मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का ही भाग है। जो मिसमी जो पहाड़ी है वो हिमालय का ही भाग है। मिसमी जो पहाड़ी हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर नहीं तो क्वेश्चन लिखो। ये जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, एक है आपकी डफला, मिरी, मिसमी, अबोर, ये सब हिमालय का ही भाग है। हाँ, हिमालय का ही भाग है। बराइल जो पहाड़ी है वो भी हिमालय का ही भाग है। बराइल जो असम में है। चलो क्वेश्चन लिखिए। अगर हम सियाचिन ग्लेशियर पर जाएंगे, कौन सी नदी, नुब्रा नदी घाटी को पार करना होता है। नुब्रा नदी घाटी को। क्वेश्चन लिखो ब्याफो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है। ब्याफो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है। आगे लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, हिमालय का पर्वतपदीय मैदान। हिमालय का पर्वतपदीय मैदान कौन सा है। हिमालय का पर्वतपदीय मैदान कौन सा है। हाँ, बोलते रहो यार, बोल। अरे जब डाउट पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा कहाँ से। मुझे क्या मालूम आपको क्या चीज नहीं मालूम है। जो मैंने पढ़ा दिया है उसमें से कोई डाउट है ना तो पूछिए। गॉडविन जो ऑस्टिन जो चोटी है वो भारत में नहीं है, वो पीओके वाले एरिया में, जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिए। गंगा नदी मैदानी भाग में किस जगह से प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी भाग में किस जगह से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन लिखिए। पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है। पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है। पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है। आगे लिखो। विष्णु प्रयाग कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। विष्णु प्रयाग कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन बहुत हैं, और जो मैंने पिछला पढ़ा दिया उसको रिवाइज करके आना। हाँ, रिवाइज करते रहो जब भी आपकी समझ में आएगा।
चलो ठीक है, थैंक यू।